अब देखिए जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो उन सभी के सभी प्यारे साथियों के लिए आज की जो क्लास है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं 2026 का हिंदी का मॉडल पेपर। आप लोग दे सकते हैं इस मॉडल पेपर को मैंने ऑफलाइन सॉल्व कराया था। मैं ऑफलाइन बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ। मैंने इस मॉडल पेपर को ऑफलाइन बच्चों को भी सॉल्व कराया था। तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इस मॉडल पेपर को सॉल्व करा दूं और इस मॉडल पेपर में जितने भी सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग तैयार कर लो। क्योंकि पेपर जब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम ये वाला जब मॉडल पेपर आएगा तो जैसे ये वाला मॉडल पेपर आप लोगों का 2026 में जैसे आप लोग अपना पेपर दोगे तो सीधा डायरेक्ट मेरे जो यही वाला मॉडल पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कहीं ना आ जाए, है ना। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो मैं आप लोगों से एक बात यही कहूँगा कि आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लो। पता नहीं यही वाला मॉडल पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ जाए और 70 में 70 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाए, है ना। बाद में पछताने से अच्छा है, बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार में ही देख लिया जाए और अपने 70 में 70 नंबर पक्के कर लिए जाए। तो क्या करना, आप लोग पूरे के पूरे मॉडल पेपर को एकदम तैयार कर लेना। ज़्यादा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और 10 से 15 मिनट में आप लोगों का पूरा पूरा काम हो जाएगा, है ना। तो आप देखो सबसे पहले क्या करना, आप लोगों के सामने कोड दिया जाएगा, पेपर देने जाना। तो सबसे पहले अपना कोड देख लेना। क्या ये 801 सीसी का पेपर है। कोड हमारे सामने दिया है 801 सीसी का पेपर है, यानी कि इस कोड को जरूर याद कर लेना। कोड को कॉपी में नोट कर लेना, है ना। देखो कोड को कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि जैसे आप लोगों को ये वाला पेपर दिया जाए तो समझ लेना कि ये तो मॉडल पेपर मैं सॉल्व कर चुका हूँ। मैंने तो इस मॉडल पेपर को पहले से ही सॉल्व कर लिया। पेपर देने जाना है, अपना अनुक्रमांक लिखना है, अपना नाम लिख देना। फिर इसके बाद ये हमारा 2026 का हिंदी का मॉडल पेपर है। क्योंकि जहाँ पर हम बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं तो वहीं पर मैंने इसको ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि मैंने ऑफलाइन में इस मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया है। तो अब मैं आप लोगों को पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल पूरा का पूरा वीडियो देख लेना। समय रहने वाला है, समय 3 घंटे 15 मिनट का समय रहने वाला है। नोट दिया, नोट को सबसे पहले पढ़ना है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर देखो आगे बात करते हैं, निर्देश दिया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होने वाला है। यानी कि ये जो आप लोगों का जो मॉडल पेपर है 2026 का हिंदी का जो मॉडल पेपर है, यह मॉडल पेपर 2 खंडों में विभक्त होगा। खंड आ और खंड बा में, खंड आ और खंड बा में विभक्त होगा। खंड आ जो रहने वाला 20 नंबर का खंड आ पूछा जाएगा और खंड बा जो रहने वाला 50 नंबर का खंड बा पूछा जाएगा। यानी कि इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का जो हिंदी का पेपर है पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर का बन जाता है ना। तो 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लेना। एक भी नंबर मत छोड़ना। इसको पढ़ लो, ये पूरा का पूरा पढ़ लेना, इसको सबको पढ़ लेना। आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें गद्य पद्य रसछंद अलंकार सभी के सभी प्रश्न होंगे। और इन्हीं प्रश्नों को सबको तैयार करके चले जाना। बिल्कुल सेम यही वाले A to Z बिल्कुल आंख मीच कर पूरा का पूरा सेम ऐसा ही मॉडल पेपर आएगा और यही प्रश्न होंगे पूरा एकदम, बस जा करके छाप देना। अब देखो अगर हम बात करें कि आपके पेपर जो रहने वाला है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 5 प्रश्न गद्य को होंगे, 5 प्रश्न पद्य को होंगे, रस छंद अलंकार, यानी कि सब कुछ मिलाकर आप लोगों का 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का बनता है। तो देखो सबसे पहला प्रश्न देखो आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा कि पहला ही प्रश्न रख दिया कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखो। 100% गारंटी के साथ मेरे पर जो यही वाला मॉडल पेपर आएगा कोई नहीं रोक पाएगा। 100% आएगा। 95% लिख कर रख लो, यही वाला मॉडल पेपर 100% मिलेगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। जैसे ही जाओगे 2026 का हिंदी का पेपर देने, बिल्कुल सेम यही मॉडल पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा, बिल्कुल सेम। देखो ध्रुव स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। 4 ऑप्शन दिए, लेकिन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को वो कथन छांटना जो बिल्कुल सही हो। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे क्या कह रहा है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों बस जाना और क्लिक कर देना किस पर, राहुल संकृत्यान जी को सही कर देना। जाकर के आप लोगों का 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित हैं। देखो 1 नंबर के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे क्या कह रहा है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए, लेकिन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को याद रखना है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जो है गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक हैं। फिर देखो हमसे प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन सा है? तो बस आप लोगों को तैयार कर लेना। ध्रुव स्वामी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। पेपर देने जाना, जैसे आप लोगों के पेपर में ये वाला प्रश्न है तो आप लोगों को ध्रुव स्वामी को ही सही करना है ना। तो 1 नंबर का आएगा ये वाला प्रश्न।
आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन हो जाएंगे। लहरों के राजहंस के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों बस मोहन राकेश को याद कर लेना। मोहन राकेश जो है ये लहरों के राजहंस के लेखक हैं। और ये जो प्रश्न है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का बनेगा। इस तरीके से मिलाकर मैं आप लोगों का पूरा 70 में 70 नंबर पक्का करवा दूंगा। एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप देखो प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। रस मीमांसा के लेखक कौन है ये हमसे पूछा गया है। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ पेपर आप लोगों का छपने वाला है। एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे जो, बिल्कुल सेम 20 में 20 नंबर यही आएंगे। और जितना आप लोगों का पेपर आए, इस पेपर में जितने भी प्रश्न है सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक भी नंबर नहीं छूटेगा। बिल्कुल आंख मीच कर पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लो। बिल्कुल सेम यही मॉडल पेपर पढ़ करके चलिए जाना। बिल्कुल सेम ऐसा ही मॉडल पेपर, यही मॉडल पेपर आप लोगों को रखा हुआ मिलेगा। अब देखो इसका रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जो है रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 हमसे देखे, प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे कह रहा है 1 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 जो रहने वाला है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हो जाएंगे केशव दास। जैसे ही ये वाला प्रश्न आए बोर्ड में तो केशव दास जी को याद कर लेना। सारा का सारा क्वेश्चन याद करके चले जाना है, एक भी प्रश्न को मत छोड़ना क्योंकि पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है तो लोकायतन दिया, वीड़ा दिया है, युगांत दिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा युगाधार। तो युगाधार जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे क्या कह रहा है कि अनामिका के रचनाकार कौन है। अनामिका के रचनाकार कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों का पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो 1 नंबर का आएगा कि अनामिका के रचनाकार कौन है, तो 1 नंबर का आएगा। तो इसमें से आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा को क्लिक कर देना। महादेवी वर्मा को सही करके चले जाना, 1 नंबर मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे आप लोग पूरा का पूरा पेपर बस तैयार करके चले जाना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को हमसे कह रहे हैं कि परमाल रासो किस काल की रचना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडल पेपर ही चुरा लाए। आप देखो पूरा देखो 1 नंबर का आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। तो परमाल रासो किस काल की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आदिकाल की रचना है। इसको तैयार कर लेना, बिल्कुल सही से तैयार करना। आप देखो प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखो हमसे क्या करें कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का 4 ऑप्शन दिए हैं, भय दिया है, रौद्र दिया है, हास दिया है। लेकिन आप लोगों को हास को याद रखना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। यही मॉडल पेपर आएगा, बस आप लोग इसको तैयार कर लेना, पूरा याद करके चले जाना। बिल्कुल सेम मेरे जो यही वाला यही कोड यही सब कुछ सेम मॉडल पेपर होगा। लेकिन 1 नंबर के वाला प्रश्न आएगा सोरठा में कितने चरण होते हैं, तो याद रखना सोरठा में 4 चरण होते हैं। सोरठा में कितने चरण होते हैं, सोरठा में 4 चरण होते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 मेरे प्यारे बच्चों हमसे कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 को उठाएंगे कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। पेपर में 1 नंबर का बनेगा। तो चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल बंदो हरिराय में रूपक अलंकार हो जाएगा। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जैसे ही वाला प्रश्न है तो रूपक अलंकार को सही करना है। प्रश्न नंबर 14 को देखो कि त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा। त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना त्रिवेणी में द्विगु समास हो जाएगा। आप लोगों के सामने पूरा मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, पूरा बस तैयार कर लो आप लोग। और जैसे तैयार कर लोगे 1 भी नंबर नहीं छोड़ कर आओगे। मेरे तो बस आप लोगों से मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है, 1 भी नंबर नहीं छूटेगा आप लोगों का। एग्जामिनर आप लोगों को पूरा फुल नंबर देगा, 1 भी नंबर नहीं काटेगा। प्रश्न नंबर 15 देख लो कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए, लेकिन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को पंकज को याद रखना है। पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, सुत जो होता है ये पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अपमान शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अपमान में देखो आगे अप लगा तो आप लोगों का अप ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा पूरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखो हमसे कह रहा है कि तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एकवचन पुल्लिंग का रूप क्या होगा। 1 नंबर का पेपर में आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तस्मय, हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में कि वाच्य के कितने वेद होते हैं, तो वाच्य के मेरे पर जो 3 वेद होते हैं। तो आप लोगों के सामने मैं 3 ऑप्शन ला रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा पेज खोल रहा हूँ जहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, उसमें से 3 ऑप्शन आप लोगों के सामने लिखा होगा। देखो यहाँ पर लिखा 3, तो हमारा 3 ही सही हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 20 हमसे पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है,
तो याद रखना अक्षर जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ से अब मेरे पर जो आप लोगों के 20 में 20 नंबर पक्के हो गए। तो यही 20 प्रश्न आएंगे बस, इसके अलावा कोई 20 प्रश्न आएंगे भी नहीं बोर्ड में। बस ये 20 प्रश्न तैयार कर लो बस, आराम से तैयार कर लो। आप देखो यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों का खंड बा, वो भी वर्णनात्मक प्रश्न, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से मैं अगर बात करूँ तो 50 नंबर का यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न बनता है। देखो गद्य 6 नंबर का पूछा जाएगा, पद्य जो होगा 6 नंबर का पूछा जाएगा। ये सब मैंने ऑफलाइन में बच्चों को सॉल्व कराया है। जीवन परिचय 10 नंबर का पूछा जाएगा, निबंध जो होगा 7 नंबर का पूछा जाएगा, पत्र लेखन जो होगा 4 नंबर पूछे जाएंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये सब कुछ आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा, तो आप लोग इतना ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, है ना। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों को उत्तर देना, एक गद्यांश आप लोगों के सामने दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमको हमारे सामने 6 नंबर का पूछा जाएगा। देखो क्या करें कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है, मतलब कि ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आ गया कि ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ से हमको लगता है कि जो गद्यांश है हमारा मित्रता चैप्टर से लिया गया है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लोगों का साथ करना बुरा है, मतलब हमारा साथ करना मित्रता वाली बात हो रही है। तो समझ लेना कि ये जो गद्यांश हमारा मित्रता चैप्टर से लिया गया है। तो इसको देखो अब सीधा देखो, तो आप लोग इतना तो समझिएगा। तो मैं यहाँ पर सीधा ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या, 3 ऑप्शन देखो क्या है। पहला ऑप्शन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पाठ का नाम है मित्रता। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मित्रता चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ऐसे तरीके से आप लोगों को लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कैसे करनी, तो ये आप लोगों को पता है। इसी गद्यांश में से आप लोगों को थोड़ा बहुत काट पीट कर लिख देना है, जैसे कहीं से भी थोड़ा बहुत उठा लेना और लिख देना। अब देखो किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, तो ये तो आप लोग कर ही सकते हो। अथवा करके दिया, तो अथवा करके देखो कौन सा ऑप्शन है जो अथवा करके दिया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अथवा वाला सॉल्व ना करना, आप लोग यही वाला सॉल्व करना जो मैंने आप लोगों को दिया है और इसी को तैयार करना। अब मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ गद्यांश, सीधा देखो पद्यांश लाऊंगा। एक गद्यांश पूछा जाएगा आपके पेपर में, एक गद्यांश आएगा और प्लस एक पद्यांश आएगा। 6 नंबर वाले पद्यांश, मतलब कि गद्यांश पद्यांश मिलाकर आप लोगों का 12 नंबर का पूछा जाता है। तो सीधा डायरेक्ट मैं आप लोगों के सामने, देखो अथवा वाला नहीं ला रहा हूँ, है ना, मैं नहीं ला रहा हूँ, लेकिन मैं सीधा आप लोगों के सामने पद्यांश ला रहा हूँ। आप लोगों को बताऊँगा कौन सा पद्यांश आप लोगों को तैयार करना है, तो वही पद्यांश आप लोग तैयार कर लेना। गद्यांश में आप लोगों को ये वाला गद्यांश तैयार करना जो कि 6 नंबर का आएगा। अब मैं आप लोगों को पद्यांश बताऊँगा कौन सा पद्यांश तैयार करना जो 6 नंबर का आएगा, तो उसको भी तैयार कर लेना। चलो यहाँ से इसको पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों को उत्तर देना, वो भी हमारा 6 नंबर का पूछा जाएगा कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गुरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। 6 नंबर का पूछा जाएगा, इतना याद रखना। बहिरो सुनाई गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदवा स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई, है ना। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, 2 नंबर का संदर्भ आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर की व्याख्या पूछी गई है। और फिर इसके बाद बात करेंगे कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, मतलब किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति जो होता है पर्वत को लांघ जाता है, तो ईश्वर की कृपा से। इतना बनाकर लिख देना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आप लोगों के ऑप्शन नंबर 3 पूछा गया कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित एक संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा, जो कि मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पेपर में देखो 5 नंबर का आएगा संस्कृत का गद्यांश, है ना, तो उसको भी तैयार करना है आप लोगों को। अब चलो बात करते कौन सा संस्कृत का गद्यांश है। अब देखो एक ही संस्कृत का गद्यांश है, ये वाला है, और 2 संस्कृत गद्यांश है, एक ही ये वाला है। लेकिन देखो ये वाला लिखा है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एवं विमल सलिल तरंगाए गंगाए कूले स्थिता अस्य घट्टानाम वलयकृति पंक्ति धवलायम चंद्रिकायम राजते बहुराजते आगृता पर्यटक सुदुर्भ्या देवस देशम नित्यम अत्रयंती। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग इसको ही सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको अगर मत सॉल्व करना अथवा करके दिया तो पेपर तो यही आएगा, तो आप लोग इसको ही सॉल्व करना है। तो संस्कृत से लिएगा, हमारा चैप्टर का नाम वाराणसी। आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद को कर ही सकते हैं, आप कहीं से भी देख लेना, आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद तो कर ही सकते हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब देखो सीधा डायरेक्ट आप लोगों का प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ से बनता है। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश, एक संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा 5 नंबर का, एक संस्कृत का पद्यांश भी पूछा जाएगा। 5-5 मिलाकर यानी कि 10 नंबर का संस्कृत गद्यांश पद्यांश आपके पेपर में बनेंगे। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखो इसको पढ़ेंगे कि सर्वे भवन्तु, यहाँ पर लिखा सर्वे, है ना, यहाँ पर कर लेंगे हम सर्वे कर लेंगे। अब देखो इसको पढ़ेंगे कि सर्वे
थोड़ा कट गया होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इतना तैयार करने के बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको भी सभी सुखी रहें, सभी कुछ रहें, तो इतना आप लोग कर ही सकते हैं। आप देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अथवा करके दिया। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। धानेन मुक्तम में दाच्य धानेन मुक्तम श्रोतम लाभानम श्रियम आरोग्यम सुखानम दृष्टरूपम। इतना कर सकते हैं आप लोग। आप देखो आगे बात करते हैं कि अपने पठित खंड काव्य जो होगा 3 नंबर का खंड काव्य पूछा रहेगा। तो आप खंड काव्य का स्क्रीनशॉट ले लो, आपका जिले के हिसाब से पूछा रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कौन कौन से आप लोगों को खंड काव्य तैयार करना है। तो चलो देख लो कौन कौन से खंड काव्य आप लोगों को पढ़ने हैं। तो ये वो सभी के सभी खंड काव्य जो आप लोगों को तैयार करने, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ये देखो सभी हैं। कर्ण दिया, कर्ण खंड काव्य, कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो ये तो आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो खंड काव्य में क्या पढ़ाना होता है, कुछ पढ़ाना ही नहीं होता है। आप लोग बस स्क्रीनशॉट लेते चलो, है ना। इसमें हम क्या पढ़ा दें आप लोगों को बताइए। आप लोगों का जिले के हिसाब से पूछा था, आप जिस जिले से हैं आप लोग अपने क्लास टीचर से पूछ लेना। लेकिन यहाँ से आप लोगों का जो छठा टॉपिक स्टार्ट होता है लेखन, यानी कि लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो ये तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कौन कौन से जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार करो, या फिर जयप्रकाश भारती का तैयार करो, या फिर आप लोग जयशंकर प्रसाद को तैयार करो। तो ये आप लोगों के लेखक हो गए। ये कौन थे आप लोगों के, ये आप लोगों के लेखक थे। तो आप लोग लेखक में से इतना ही तैयार कर लेना। आप देखो स्टार्ट होता है यहाँ से आप लोगों का खंडबा स्टार्ट होता है, जो कि पेपर में 5 नंबर का खंडबा पूछा रहेगा कि दिए गए कवियों में से देख लो कौन कौन से कवियों के जीवन परिचय तैयार करना आप लोगों को। महादेव वर्मा का तैयार कर लो, सूरदास का तैयार कर लो, तुलसीदास का तैयार कर लो, सुमित्रानंदन पंत का तैयार कर लो। इतने सब कुछ आप लोग तैयार कर लेना। आप देखो इतने बाद 5 मिलाकर 10 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाएगा, जो कि यही बस तैयार करने हैं। अब इसके बाद देखो अगर हम आगे बात करें कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। एक श्लोक तो आप लोग लिख ही सकते हैं, श्लोक नहीं लिख सकते हैं क्या, आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। एक पत्र लेखन लिखना है आप लोगों को। 4 नंबर का पत्र लेखन लिख कर चले आना, है ना। अपने शहर, अब इस 2 पत्र लेखन पूछे जाएंगे, दोनों में से आप लोगों को अगर ये नहीं आ रहा है तो आप लोग इसका पत्र लेखन लिखना है कि अगर मान लिया आपके बड़े भाई की शादी है, बड़े भाई में आप लोग अपने मित्र को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो उसमें से आप लोगों के पत्र लेखन पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। 2 नंबर का प्रश्न नंबर 9 पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 कि निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना। 2 नंबर का पूछा जाएगा। इन दोनों, ये देखो हमारे सामने कुछ प्रश्न दिए, संस्कृत के प्रश्न दिए, इनमें से आप लोग 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे करें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का पूछा जाएगा निबंध। तो पहला निबंध है बेरोजगारी एक अभिशाप। तो बेरोजगारी एक अभिशाप, इस पर भी आप लोग निबंध लिख सकते हैं। या फिर हमारे सामने दूसरा निबंध दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार करो, या फिर विज्ञान अभिशाप वर्धन तैयार करो, या फिर वृक्षण पर मैथ, इन सब पर तैयार करो। तो यहाँ से आप लोगों का मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। बस इसी को तैयार कर लेना।